नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी अध्याय दूसरा अमल, क्षार एवं लवण के सिद्धांत भाग तीसरा का अनुभाग 2.1.4 से 2.1.5 का अन्वेषण करेंगे। यह एक अस्वीकरण है। चलिए देख लेते हैं कि आज के व्याख्यान का सीखने का उद्देश्य क्या है। तो आज इस व्याख्यान के बाद आप समझ पाएंगे कि अम्लों और क्षारों की एक दूसरे के साथ अभिक्रियाओं और अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया ये किस तरह होती है, इसको हम समझेंगे आज के व्याख्यान में। एनसीईआरटी के अनुसार शामिल किए जाने वाले विषय हैं अनुभाग 2.1.4 अमल और क्षार एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनुभाग 2.1.5 धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न 14 को हल करेंगे। फिर हम एक उदाहरणात्मक प्रश्न जो कि 24 है वो करेंगे। अंत में हम सारांश के साथ निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए अनुभाग 2.1.4 अमल और क्षार एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं से शुरू करते हैं। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के सामान्य समीकरण को देखते हैं। तो सामान्य समीकरण यह है, अमल जब अभिक्रिया करेगा क्षार के साथ तो उत्पन्न होगा लवण और जल। आइए एक विशिष्ट उदाहरण देखते हैं ताकि यह स्पष्ट हो जाए। हम सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे जो सामान्य अम्ल और क्षार के उदाहरण हैं। हमें उत्पाद के रूप में पोटेशियम सल्फेट लवण और जल का अणु प्राप्त होता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए एक गतिविधि 2.6 करें। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है, इसके बीच हम अभिक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार होती है। आइए इस प्रयोग की प्रक्रिया को देखकर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक परीक्षण नली में लगभग 2 मिलीलीटर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं और फिनोफ्थलीन विलयन की 2 बूंदें मिलाते हैं। फिनोफ्थलीन एक सूचक है जो हमें यह देखने में मदद करता है कि विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग में बदल जाता है, जो यह दृश्य संकेत देता है कि विलयन वास्तव में क्षारीय है। अब आइए हम समाधान का रंग देखें। फिनोफ्थलीन डालने के बाद समाधान गुलाबी कैसे हो जाता है, इसका ध्यान रखें। यह गुलाबी रंग हमें बताता है कि समाधान क्षारीय है, जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपेक्षित है। इसके बाद हम धीरे धीरे पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गुलाबी घोल में बूंद बूंद डालते हैं। अम्ल को धीरे धीरे डालना महत्वपूर्ण है ताकि हम किसी भी परिवर्तन को ध्यान से देख सकें। जैसे ही हम अम्ल डालते हैं, मिश्रण में होने वाले किसी भी रंग परिवर्तन पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि गुलाबी रंग धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाता है और अंततः गायब हो जाता है, जो दर्शाता है कि घोल अब उदासीन हो रहा है।
इस गतिविधि को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए सोचते हैं कि फिनोप्थलीन का रंग अम्ल मिलाने के बाद क्यों बदल जाता है। फिनोप्थलीन एक क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, लेकिन जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसा अम्ल मिलाते हैं, जो विलयन उदासीन या अम्लीय हो जाता है और गुलाबी रंग गायब हो जाता है। यह हमें यह दिखाता है कि अम्ल क्षार को उदासीन कर रहा है और सूचक हमें यह परिवर्तन दिखाने में मदद करता है। अगले चरण में हम मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें मिलाते हैं। आइए ध्यान से देखें कि विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से हम विलयन को फिर से क्षारीय बना रहे हैं, जिससे सूचक प्रभावित होना चाहिए। क्या फिनोप्थलीन का गुलाबी रंग दोबारा दिखाई देता है? प्रश्न आखिरकार ये है। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि विलयन दोबारा क्षारीय हो गया है। यह एक दृश्यमान संकेत है कि रासायनिक वातावरण वापस क्षारीय हो गया है। आपको क्यों लगता है कि यह ऐसा क्यों हुआ? गुलाबी रंग वापस आ जाता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से पीएच बढ़ जाता है, जिससे घोलने जिससे घोल फिर से क्षारीय हो जाता है। यह अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की उल्टी सीधी प्रकृति और यह दिखाता है कि सूचक कैसे हमें इन परिवर्तनों को देखने में मदद कर सकते हैं। इस गतिविधि के आगे के चरणों से हम जारी हैं और आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके अवलोकनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान दें कि जब हम फिनोप्थलीन को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में मिलाते हैं, जो कि फिर क्या होगा, तो विलयन गुलाबी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिनोप्थलीन एक सूचक है जो क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। यह रंग परिवर्तन हमें बताता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। अगला, जैसे हम पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बूंद बूंद कर मिलाते हैं, गुलाबी रंग धीरे धीरे मलिन होने लगता है और अंततः रंगहीन हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और फिनोप्थलीन उदासीन या अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है। यदि हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो गुलाबी रंग वापस आ जाता है। यह हमें बताता है कि विलयन एक बार फिर मूल हो गया है। रंग परिवर्तन का यह चक्र हमें यह समझने में मदद करता है कि सूचक कैसे काम करते हैं और अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को कैसे उदासीन कर सकते हैं। इसके साथ कि इस गतिविधि में आगे और समझते हैं। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने के परिणाम को देखते हैं। यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो उत्पन्न होगा सोडियम क्लोराइड और जल। इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो सिर्फ नमक है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक शानदार उदाहरण है। यहाँ उपयोग किए गए सूचक फिनोप्थलीन के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन गुलाबी हो जाता है, लेकिन एक अम्लीय विलयन में यह रंगहीन हो जाता है। यह रंग परिवर्तन यह देखने का एक सरल तरीका है कि विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय। देखा गया रंग परिवर्तन हमें यह बताता है कि उदासीनीकरण हो चुका है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा उदासीन किया जाता है, तो गुलाबी रंग गायब हो जाता है। यदि हम और क्षार मिलाते हैं, तो गुलाबी रंग वापस आ जाता है,
जो दिखाता है कि विलयन फिर से क्षारीय हो गया है। यह प्रदर्शित करता है कि सूचक कैसे हमें रासायनिक परिवर्तन की पुष्टि करने में मदद करते हैं। अब हम एनसीईआरटी अनुभाग 2.1.5 धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया पर आगे बढ़ते हैं और धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया को और समझते हैं। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। इसका मतलब कि ठीक जैसे क्षारों के साथ वे अम्लों को उदासीन कर सकते हैं। जब तक धातु ऑक्साइड एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एक क्षार की तरह व्यवहार करता है और एक उदासीनीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह दिखाता है कि ना केवल पारंपरिक क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बल्कि धातु ऑक्साइड भी अम्लों को उदासीन कर सकते हैं। अम्ल और धातु ऑक्साइड के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक समीकरण जो हमें लवण और पानी देता है, यह धातु ऑक्साइड क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब धातु ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड लवण और जल अणु का उत्पादन करता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। चलिए अब हम उभयधर्मी ऑक्साइड की अगली प्रमुख अवधारणा को समझते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। इसका मतलब कि आप उन्हें पानी में घोलते हैं तो वे आमतौर पर क्षारीय या फिर मूल घोल बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो एक मजबूत क्षार है। क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं इसलिए वे आमतौर पर अन्य क्षारों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि क्षार आमतौर पर एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु ऑक्साइड जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, जैसे कि एल्यूमीनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में अम्लों और क्षारों दोनों के साथ अभिक्रिया करने का अद्वितीय गुण होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में और जानते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल या क्षार के रूप में काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि उनका व्यवहार उपस्थित अन्य पदार्थ पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बहुत सारे कामों के लिए उपयोगी बन जाता है। अम्लीय परिस्थितियों में उभयधर्मी ऑक्साइड क्षार के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब कि यदि आप जिंक ऑक्साइड जैसी किसी चीज में एक अम्ल मिलाते हैं तो ऑक्साइड अम्ल को उदासीन कर देगा, जैसे कि कोई सामान्य क्षार करता है। दूसरी ओर क्षारीय या फिर अमूल स्थितियों में उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल के रूप में कार्य करते हैं। तो यदि आप एल्यूमीनियम ऑक्साइड में एक क्षार जोड़ते हैं तो यह अम्ल की तरह प्रतिक्रिया करेगा। अब आइए एक गतिविधि 2.7 करें। धातु ऑक्साइड की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का अवलोकन करना। आइए इस प्रयोग की प्रक्रिया को देखकर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉपर ऑक्साइड की एक छोटी मात्रा लेते हैं और उसे एक बीकर में डालते हैं। कॉपर ऑक्साइड एक काला चूर्ण ठोस है और धातु ऑक्साइड का एक सामान्य उदाहरण है।
इसके बाद हम धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बीकर में डालते हैं, जबकि उसे हिलाते रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अम्ल को धीरे धीरे डालें और हिलाते रहें ताकि अभिक्रिया समान रूप से हो सके। यहाँ चित्र की एक छवि देख सकते हैं। ध्यान दें कि कॉपर ऑक्साइड को घोलने में मदद के लिए विलयन को कैसे मिलाया जा रहा है। मिलाने से ठोस और अम्ल के बीच संपर्क बढ़ता है, जिससे अभिक्रिया तेज हो जाती है। अब आइए हम विलयन का रंग देखें। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का काला रंग गायब हो जाता है और विलयन नीला हो जाता है। यह नीला रंग कॉपर क्लोराइड के निर्माण को इंगित करता है, जो कि एक लवण है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड और पानी बनाता है। यह हमें यह दिखाता है कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। आगे के चरणों के साथ अब और जानते हैं गतिविधि 2.7 के बारे में। अब चलिए हमारे अवलोकनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान दें कि जब हम काले कॉपर ऑक्साइड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं और मिश्रण को हिलाते हैं, तो तांबे के ऑक्साइड का काला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। काले रंग का फीका पड़ना यह दर्शाता है कि तांबे का ऑक्साइड अभिक्रिया में उपयोग हो रहा है। जैसे जैसे अभिक्रिया जारी रहती है, विलयन हल्का नीला हरा रंग धारण कर लेता है। यह रंग परिवर्तन नए पदार्थ के बनने के बारे में एक संकेत देता है। चलिए हमारे प्रयोग के परिणाम को देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बनाता है, जो घोल को नीला हरा रंग देता है। और पानी, यह एक धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच एक सामान्य अभिक्रिया है, जिसमें लवण और पानी का निर्माण होता है। याद रखें, कॉपर क्लोराइड घुलनशील होता है और घोल को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। काले रंग के गायब हो जाने से हमें यह पता चलता है कि सारा कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया कर चुका है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। कॉपर ऑक्साइड, जो कि ठोस है, जब अभिक्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हमारे पास उत्पन्न होंगे कॉपर क्लोराइड और पानी। धातु ऑक्साइड जो क्षार के रूप में कार्य करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। अब चलिए एक अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न यह है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और उसके 2 उदाहरण दीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक उदासीन अभिक्रिया तब होती है जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अम्लीय और क्षारीय गुण एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, जिसके कारण हम इसे उदासीनीकरण कहते हैं। अब चलिए एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए सामान्य समीकरण को देखते हैं। सामान्य समीकरण है अम्ल जोड़ क्षार, तो उत्पन्न होगा लवण और जल। इसे स्पष्ट करने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उत्पन्न होगा सोडियम क्लोराइड और जल। उदाहरण 2 पर नजर डालते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उत्पन्न होगा कैल्शियम सल्फेट और जल। संतुलित रासायनिक समीकरण हमें यहाँ दिख रहा है। ध्यान दें कि यहाँ दो जल के अणु उत्पन्न होते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में दो हाइड्रोजन आयन होते हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दो हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। यह उस विचार को और बलपूर्वक बनाता है कि उदासीनीकरण हमेशा लवण और जल का उत्पादन करता है और समीकरण को संतुलित किया जाना चाहिए, इस पर जोर डालता है। चलिए अब हम उदाहरणात्मक प्रश्न 24 के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है। कथन क, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कथन ख, सभी धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके लवण और अम्ल देते हैं। कथन ग, कुछ धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। और कथन घ, कुछ धातु मतलब कुछ अधातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। चलिए अब समाधान पर नजर डालते हैं। यहाँ गलत कथन है, सभी धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके लवण और अम्ल बना देते हैं। वास्तव में जब धातु ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे आमतौर पर एक क्षार बनाते हैं, ना कि लवण और अम्ल। उदाहरण के लिए जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक क्षार है। अब आइए एक और कथन पर विचार करते हैं। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। उदाहरण के लिए जब आप बेकिंग सोडा में अम्ल मिलाते हैं तो आपको कुछ बुलबुले जैसी आवाज निकलती दिखती है, मतलब आवाज ऐसी बुलबुलों जैसी आती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उदाहरण के लिए देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट को एक बीकर में डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। हल को जारी रखते हैं और आगे देखते हैं कि विकल्प जो ग है उसको देखकर आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार कुछ धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देती हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीशियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह मैग्नीशियम क्लोराइड लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब आइए विकल्प घ पर, कुछ अधातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब सल्फर ट्राइऑक्साइड अभिक्रिया करेगा पानी के साथ तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो सभी विकल्पों को देखने के बाद हम यह देख सकते हैं कि विकल्प ख गलत है। सभी धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके लवण और अम्ल नहीं बनाते। कुछ
बजाय इसके क्षार बनाते हैं। अंत में चलिए निष्कर्ष के साथ समाप्ति करते हैं। आज हमने जिन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पढ़ा है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। पहले आइए हम बात करते हैं कि जब अम्ल क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है। एक उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में उत्पाद हमेशा एक लवण और पानी होते हैं। इसका मतलब कि जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो वे एक लवण नामक नए यौगिक का निर्माण करते हैं और पानी भी उत्पन्न होता है। आइए देखें कि कण स्तर पर क्या हो रहा है। अम्ल से हाइड्रोजन आयन और क्षार से हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर पानी बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो उत्पन्न होगा सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और पानी। अब चलिए देखते हैं कि जब अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो होता क्या है। धातु ऑक्साइड क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए वे अम्लों को भी उदासीन कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी था, इस अभिक्रिया के उत्पाद एक लवण और पानी है। यह हमें दिखाता है कि धातु ऑक्साइड क्षार के रूप में कार्य कर सकते हैं, भले ही वे हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षारों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह ना दिखें। उदाहरण के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो उत्पन्न होगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और साथ में जल। अगला चलिए हम उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। जब उभयधर्मी ऑक्साइड द्वितीय होते हैं क्योंकि वे अम्लों और क्षारों दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ सामान्य उदाहरण एल्यूमीनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हैं। अम्लीय परिस्थितियों में उभयधर्मी ऑक्साइड क्षार के रूप में कार्य करते हैं और क्षारीय परिस्थितियों में वे अम्ल के रूप में कार्य करते हैं। यह दोहरा व्यवहार धातु निष्करण और शुद्धिकरण जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह पाठ आपके लिए उपयोगी रहा होगा।